हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से भूमि सुधार से संबंधित जो भी तथ्य थे उनके ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था और इस क्लास में हम आप लोग के साथ बात करने वाले हैं उसी विषय से संबंधित एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, भूमि सुधार जो विषय है उसी विषय से संबंधित, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी से संबंधित एमसीक्यू हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैं ऑलवेज करती ही हूँ, आप सब जानते ही हैं। हालांकि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है कि भूमि सुधार से उतने प्रश्न प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए हैं, फिर भी कुछ 6-7 प्रश्न है जो कि मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगी। उससे ज़्यादा भूमि सुधार से संबंधित प्रश्न नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी अगर हमारे सिलेबस में है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जब हम मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ के लिए ये आवश्यक है। लेकिन प्रीलिम्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये उतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अंतर्गत ये शामिल है, तो आप इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ गया है। तो क्या है हमारा पहला प्रश्न? अगर हम इसको देखें तो आप सब देख सकते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन अगर हम लोग पढ़े तो पहला ऑप्शन है, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ठीक है। तीसरा विकल्प है, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई थी। और चौथा विकल्प है, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, तो ये रहे आपके 4 विकल्प और ये आपका प्रश्न। एक बार मैं फिर से प्रश्न को पढ़ देती हूँ कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि हमारा जो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार से संबंधित जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो कौन सा कानून या कौन सा कथन जो है वो सत्य है, इसमें से सत्य है, सही है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। तो आप बताइए ये कथन सही है कि नहीं सही है? मैंने आप लोगों से अच्छे से इसके ऊपर चर्चा की है। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, ये आप इसको देखिए। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। और चौथा, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। ये 4 विकल्प हैं जिनका आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइए क्या है। ओके, इस प्रश्न का, हमारे पहले प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ठीक है, ये था। ठीक है, हालांकि ऐसा किया नहीं जा सकता, लेकिन एक उद्देश्य जो सरकार तत्कालीन समय में लेकर के चली थी वो था कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि हदबंदी में प्रति व्यक्ति जो भी कृषि भूमि थी उसकी अधिकतम मात्रा तय की गई थी कि कितनी मात्रा तक, कितने अधिकतम मात्रा तक एक व्यक्ति अपने पास भूमि रख सकता है, जमीन रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप
नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई, ऐसा भी नहीं है। भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह पर छूट मिली है। जैसे कि जो चैरिटेबल चीज़ें हैं, ट्रस्ट की जो भूमि है, ऐसी काफ़ी सारी धार्मिक स्थल की जो ज़मीनें हैं, ये सारी चीज़ें हदबंदी की सीमा से बाहर आती हैं, तो काफ़ी रियायतें भी मिली हैं हदबंदी के मामले में। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देन हम बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने है। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पट्टेदारी सुधारों के उपायों के संदर्भ में। ओके, पहला ऑप्शन है लगान का विनियमन, दूसरा अवधि की सुरक्षा, तीसरा पटवारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो ऑप्शन है आपका कि सही नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी 2 और 3 और डी तीनों। आपको सही जवाब देना है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा या पटवारी पर स्वामित्व की घोषणा, कौन से तीनों उपाय इसके संदर्भ में सही हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। 10 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। ओके, जी, तो इसका जो विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही हैं। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पटवारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों जो उपाय हैं वो पट्टेदारी सुधार के संदर्भ में सही हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य में सम्मिलित था? ओके, निम्नलिखित में से यानी कि ये जो ऑप्शन दिया गया है ये 4, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से जो विकल्प हैं वो भारत की भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य के संदर्भ में सही हैं। ओके, या उसमें सम्मिलित हैं। पहला है आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना। विकल्प है आपका 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1, 2 और 3 और चौथा है उपर्युक्त सभी। आप सही उत्तर यहाँ पर चयन करके बताइए कि कौन सा जवाब है वो सही होगा। ठीक है, तो आप आंसर कमेंट करिए कि भारत की भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में कौन सा कथन सम्मिलित है। आप बताइए, केवल पहला और दूसरा सम्मिलित है कि केवल दूसरा सम्मिलित है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सम्मिलित है या फिर सारे के सारे चारों सम्मिलित हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, 10 सेकेंड का आपके पास 10 से 20 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ओके, जी, इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको एक बार देखिए। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी भूमि सुधार का एक उद्देश्य माना जाता है कि आर्थिक रूप से न्याय मिले लोगों को। जो ये आर्थिक रूप से जो ये खाई है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत कम, ये जो गैप है इसको भरा जा सके, आर्थिक रूप से लोगों को न्याय मिल सके, ये इसका एक उद्देश्य है भूमि सुधार का। दूसरा, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, ये तो जाहिर सी बात है, कृषि खेती ज़्यादातर ग्रामीण समुदाय के द्वारा ही की जाती है, गांव में ही होती है खेती। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका एक उद्देश्य ही है कि ग्रामीण एरिया से, ग्रामीण इलाकों से गरीबी को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। जाहिर सी बात है, भूमि सुधार का तात्पर्य ही यही है
कि इस कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। कई सारे ऐसे नियम, ऐसे बंदोबस्त ऐसे किए गए हैं कि जो छोटे छोटे जोतों के आकार हैं उन्हें मिला करके एक किया जाए। चकबंदी, हदबंदी, सहकारी कृषि, ये सारी जो प्रणालियां हैं मैंने आप लोगों के साथ इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए है कि कृषि में उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। ज़्यादा ज़मीन में अगर खेती होगी तो उसकी उत्पादन की क्षमता ज़्यादा रहेगी। छोटे छोटे जोतों में कृषि की जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वो सुगमता से नहीं हो पाती है। इसीलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी इसके उद्देश्य में आता है कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना भी भूमि सुधार का एक उद्देश्य है। लेकिन पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना ये थोड़ा सा अलग सा ही दिख रहा है। तो ये आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि ये इन ऑप्शन से बाहर है। ठीक है, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कृषि भूमि सुधार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को जो अपनी पुश्तैनी चीजों से जो प्यार है ना, उसकी वजह से लोग हदबंदी, चकबंदी, सहकारी कृषि ऐसी चीजों से बड़ा दूर भागते रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है, तो वो चौथा ऑप्शन वहां पर रहेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने 4th नंबर के प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। तो जो हमारा चौथा प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भूमि सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन को हम पढ़ते हैं। चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि की अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। ये है पहला विकल्प। आप लोगों ने अगर क्लास देखा है तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि पहला विकल्प सही है कि गलत है। दूसरा विकल्प है, हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। ये है आपका दूसरा ऑप्शन हदबंदी के संदर्भ में। अब आप लोगों ने अगर मेरा क्लास देखा है तो आप आसानी से बता देंगे कि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं या गलत हैं। फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि केवल एक सही है, कि केवल दो सही है, कि दोनों सही है, या फिर न तो एक सही है और ना ही दो सही है। आप इसका जवाब कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर आप लोगों ने क्लास देखा है, चकबंदी और हदबंदी की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने समझा है तो आप इसका तो बहुत ही सिंपली तरीके से इसका आप जवाब दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल। ओके जी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। चकबंदी की परिभाषा ही यही है कि इसके अंतर्गत कृषि भूमि की अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। छोटे छोटे जो जोत के आकार हैं, कृषि जोतों के आकार, उनको मिला करके एक करना चकबंदी का प्रमुख उद्देश्य ही है। और दूसरा, हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया गया है कि एक व्यक्ति कितने उच्चतम सीमा तक भूमि अपने पास रख सकता है। ये हदबंदी के तहत ये निर्धारित किया गया है, और उससे अधिक भूमि होने पर वो भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है, और जो भूमिहीन लोग होते हैं उस एरिया के, उनको वो स्थानांतरित कर दी जाती है। ऐसी व्यवस्था हदबंदी के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न जिसमें दोनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, बढ़ते हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है हमारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वहीं से प्रश्न बना है। आप देखिए, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई, या फिर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू थी। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि क्या अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको हम स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, तो वो जो व्यवस्था थी वो क्या 1793 में शुरू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और उसका सिर्फ भारत के 19% भूभाग पर उसका बंदोबस्त लागू था? ये दोनों आपको बताना है कि केवल एक सही है, कि केवल दो सही है, कि तीनों सही है।
दोनों सही है कि कोई भी सही नहीं है। आप इसको कमेंट करके बताइए कि दोनों में से क्या सही है। हालांकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने अगर क्लास सही से देखा होगा तो ये तो आप लोग हंसते हंसते बता देंगे। ठीक है, वैसे आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का फेस्टिवल आ गया है और आप सभी, जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता होली के टाइम पे, तो फिर भी आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका जो जवाब है वो है 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी और ये भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ओके। स्थायी बंदोबस्त पहले 10 वर्ष के लिए थी, जब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेके आया था उस टाइम ये सिर्फ 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन बाद में इसीलिए उसको जमींदारी व्यवस्था कहते थे, लेकिन जब उसे अस्थायी कर दिया गया तब जमींदारी व्यवस्था को एक और नाम दे दिया गया, स्थायी बंदोबस्त नाम। ठीक है, पहले 10 वर्ष के लिए था, बाद में स्थायी कर दिया गया और तब से इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं। ओके, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादक को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं। पहला भूधारण प्रणाली, दूसरा जलवायु, तीसरा भूजोत का आकार, चौथा मिट्टी। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। केवल 1, 2 और 4, 1 और 3 या उपर्युक्त सभी। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक क्या हैं? इन चारों में से आप विकल्प बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, ठीक है, कौन सा सही है? क्या भूधारण प्रणाली जो है, यहाँ भूत लिखा है, ये भूधारण प्रणाली है। मैं एक बार इसको फिर से लिख देती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो ये जो प्रणाली है ये भूधारण प्रणाली है। ओके, भूधारण प्रणाली, इसको आप बोल सकते हैं लैंड होल्डिंग सिस्टम। अब आप बताइए कि क्या लैंड होल्डिंग सिस्टम, भूधारण प्रणाली कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है? जलवायु करता है, भूजोत का आकार करता है, मिट्टी करता है? ये सारी चीजें आपको बतानी है। संस्थागत कारक, ओके, संस्थागत कारक। तो अब आप देखिए कि कौन सा विकल्प सही है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो विकल्प है ये तीसरा विकल्प इसमें सही है। भूधारण प्रणाली और भूजोत का आकार ये कृषि की उत्पादन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, कृषि की उत्पादन को ये उत्पादन ज्यादा होगा कि कम होगा, इसके लिए तो ये दोनों विकल्प बहुत ही ज्यादा संस्थागत कारक माने जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, आपके पास भूमि की जो जोतों के आकार हैं अगर वो ज़्यादा है, आपके पास बड़ी भूमि है, तो आप बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से उस पर कृषि कर सकते हैं, उत्पादन अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी ज़मीन यहाँ पर है, थोड़ी सी ज़मीन वहाँ पर है, थोड़ी सी कहीं और है, छोटी छोटी ज़मीन आपकी बिखरी हुई है, तो ऐसे में आप भले ही अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर ज़मीन, ठीक है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है और या तो 10 मान लीजिए 10 हेक्टेयर ज़मीन अगर आप लीजिए, 10 हेक्टेयर ज़मीन आपकी एक ही जगह पर हो, ठीक है, एक ही जगह आपकी पूरी 10 हेक्टेयर की ज़मीन है और वहीं 1-1 हेक्टेयर की ज़मीन आपकी 10 इलाकों में हो, तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होगी? जहाँ पे एक ही जगह पर ज़मीन है वहाँ पर होगी कि जो बिखरे बिखरे 1-1 हेक्टेयर की ज़मीन है वहाँ पर होगी?
भले वो भी मिलाकर के 10 हैं और ये भी पूरा 10 है, लेकिन जब भी उत्पादन होगा, जब भी उपज आएगी, तो आप सब जानेंगे कि जो एक ही जगह की ज़मीन है वहाँ से ज़्यादा उपज आई है, ज़्यादा पैदावार हुई है, अपेक्षाकृत जो छोटे छोटे बिखरे बिखरे रहे हैं 1-1 हेक्टेयर के 10 हेक्टेयर, वहाँ से उतनी उपज आपको नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो कारक हैं वो संस्थागत कारक हैं। भू धारण प्रणाली, दूसरा भू जोत का आकार। ठीक है, ये दोनों संस्थागत कारक है कृषि उत्पादन को प्रभावित करने के लिए। आगे 7वां क्वेश्चन, और ये इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। ओके, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के औसत मूल्य के दुगने जितना मूल्य क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के किसी परियोजना हेतु 80% भूस्वामियों की सहमति आवश्यक है। कृषि परियोजना हेतु यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। एक तो कथन है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के औसत मूल्य के दुगने जितना मूल्य क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के कृषि परियोजना के हेतु 80% भूस्वामियों की सहमति की आवश्यकता है। कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा या दोनों गलत हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि ये मैंने आप लोगों से पढ़ाया हुआ है, तो आप बता सकते हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। अगर आप लोगों ने इस अधिनियम, अगर आप क्लास में अवेलेबल थे, उपस्थित थे, तो ये आप बता देंगे। 7 प्रश्न में से ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो कि आउट ऑफ द सिलेबस हो या फिर आउट ऑफ द क्लास हो। ठीक है, आउट ऑफ द क्लास एक भी प्रश्न नहीं गया है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि ये दोनों विकल्प गलत हैं। ना तो विकल्प 1 सही है और ना ही विकल्प 2 सही है। सहमति की आवश्यकता कृषकों की है, जिनकी भूमि है उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। और इसमें भी ये भी गलत है, कोई दोगुना जितना मूल्य क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ें दोनों ही गलत हैं, दोनों ही विकल्प गलत है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा पूरा सेक्शन MCQ का भूमि सुधार से संबंधित। तो आई होप कि आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगले हम अपने क्लास में किसी दूसरे चैप्टर के साथ अर्थव्यवस्था की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ओके।